हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन फार्मेसी। हमारे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जैसे कि आप जानते हो कि क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत ही अहम हिस्सा है ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। हम जब भी ड्रग डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जानेंगे बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एज पर द डेफिनेशन, अ क्लिनिकल ट्रायल इज अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू ड्रग, डिवाइस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, हमने जो भी नया ड्रग या फिर डिवाइस या फिर कोई भी ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी प्लान किया हुआ है, वेदर वो सेफ़ है या नहीं है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और उसके कोई पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या है, ये सब हम क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जान लेते हैं। ठीक है, द मेन गोल इज़ टू डिटरमाइन वेदर द न्यू इन्वेंशन वर्क एज एक्सपेक्टेड एंड इज़ सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। हम उसे डिज़ाइन करते वक्त जो भी सोचे थे कि वो किस तरह से काम करने वाला है, वेदर वो उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ह्यूमन के यूज़ के लिए वो सेफ़ है या नहीं है, ये बेसिक गोल है क्लिनिकल ट्रायल्स का। ठीक है, तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू हम जान लेते हैं कि वेदर दैट इज़ सेफ एंड वेदर इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। गेटिंग मूविंग फर्दर। सो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। फेज़ 1 है दैट इज़ सेफ्टी एंड डोसेज। फेज़ 2 है दैट इज़ एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट। फेज़ 3 है कंफर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स रिएक्शन। और फेज़ 4 है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, अब ये चारों फेजेस के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। मूविंग फर्दर, तो द फर्स्ट इज फेज़ 1, सेफ्टी एंड डोसेज। फर्स्ट फेज का पर्पस होता है टू असेस द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग और ट्रीटमेंट इन स्मॉलर ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यू ड्रग है वो सेफ़ है या नहीं ट्रीटमेंट के लिए, वो जानने के लिए हम स्मॉल ग्रुप्स में, स्मॉल वॉलंटियर्स के ग्रुप में स्टडी करते हैं। ठीक है, जनरली हेल्दी वॉलंटियर्स मतलब जो ग्रुप की साइज़ होती है वो 20 to 100 होती है। ठीक है, यानी 20 से 100 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम ये नया ड्रग या फिर ट्रीटमेंट देकर चेक करते हैं कि वेदर हमारा ड्रग सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, अगला है की फोकस, यानी हमारा बेसिक इंटेंशन, बेसिक पर्पस क्या होता है और हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहेंगे सेफ डोसेज। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डोसेज सेफ है, हाउ द ड्रग इज़ मेटाबोलाइज्ड एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, ये हम फेज़ 1 में डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और फेज़ 1 को कितना समय लगता है, तो उसे कुछ महीनों का, इट टेक्स अ फ्यू मंथ टू डिटरमाइन। देन कमिंग टू फेज़ 2, फेज़ 2 दैट इज़ फॉर एफिकेसी एंड साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, तो इसका पर्पस क्या है, टू इवैल्यूएट द ड्रग्स एफिकेसी इन ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिसीज़ और कंडीशन इन लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट। यहाँ पे अगर फेज़ 1 पास हो जाता है, फेज़ 1 में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम उसे आगे ले चल के और बड़ी पॉपुलेशन साइज़ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था फेज़ 1 में हमने 20 to 100 पॉपुलेशन साइज़ पे स्टडी किया था, यहाँ पे साइज़ बढ़ा के 100 to 500 यानी लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा बेसिक पर्पस होता है ड्रग का एफिकेसी, ड्रग कितना इफेक्टिव है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इसका प्राइमरी फोकस होता है ऑन असेसिंग सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड ऑप्शनल डोसेज फॉर कंडीशंस बीइंग ट्रीटिंग। ठीक है, तो कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, और ऑप्टिमल यानी एक पर्टिकुलर डोज कितना होना चाहिए। ठीक है, 100 mg, 500 mg फॉर ट्रीटिंग एनी पर्टिकुलर डिसीज़ और एलिमेंट। ठीक है, और इसके लिए हमें समय कितना लगता है, तो फेज़ 2 को कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक का समय लग सकता है। बढ़ते हैं अगले फेज़ 3 की तरफ। तो फेज़ 3 इज़ कंफर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स रिएक्शन। गेटिंग, यहाँ पे हमारा पर्पस होता है
to determine the effectiveness and monitor the large term safety in such large group of patient। जब हमारा फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों फेज़ सक्सेसफुल है तो हम जाएंगे फेज़ 3 में, जहाँ पे हमारा पर्पस होगा इफ़ेक्टिवनेस को मॉनिटर करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी के इंटेंशन से। यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज़ है वो पॉपुलेशन साइज़ हमने पहले फेज़ में 20 to 100 लिया था, दूसरे फेज़ में 100 to 500। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ बढ़ के 1000 से 5000 तक का पॉपुलेशन साइज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे की फोकस होगा अपना फाइनल टेस्टिंग फॉर इट्स एफिकेसी, सेफ्टी एंड साइड इफ़ेक्ट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड बिफोर द ड्रग कैन बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए भेजने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसके सेफ्टी, एफिकेसी और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर लिया जा रहा है तो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं वो हम जान लेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें समय लगता है 1 से 4 साल तक का, ठीक है। अगर ये फेज़ 3 भी सक्सेसफुल है तो फिर डाटा हम रेगुलेटरी एजेंसी जैसे कि FDA को सबमिट कर सकते हैं, गेटिंग, और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद हम उसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने फेज़ 4 की तरफ, दैट इज़ फेज़ 4 इज़ मार्केटिंग सर्विलेंस। यहाँ पे गलती से फेज़ 4 की जगह पे फेज़ 2 ही आपको दिख रहा है, ठीक है, सम टाइपो एरर। सो फेज़ 4 दैट इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। अब यहाँ पे अपना पर्पस क्या होता है, यहाँ पे पर्पस होता है आफ्टर द ड्रग इज़ मार्केटेड फेज़ 4 आर कंडक्टेड टू मॉनिटर द ड्रग्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। जब हमारा ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज़ है वो पॉपुलेशन साइज़ रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, राइट। अब तक हमने क्या किया था, एक रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन साइज़ पे स्टडी किया था, 20 to 100, 100 to 500, 1000 to 500। बट एक बार जब आपका ड्रग मार्केट में आ जाता है तो उसे n नंबर ऑफ़ पीपल्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि सबकी बॉडी अलग अलग है, सबको इफ़ेक्ट्स अलग अलग मिल सकता है। तो वहाँ जानने के लिए अगर कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, ठीक है, सबके लिए सेफ़ है या नहीं है, तो वो जानकारी हमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से मिल सकता है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस होता है सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड एडिशनल इंडिकेशंस और यूज़ ऑफ द ड्रग। सेफ्टी को मॉनिटर करना और एडिशनल इंडिकेशन और यूज़ ऑफ द ड्रग इफ एनी दैट कुड बी डिटरमाइंड, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन क्या है, तो ऑनगोइंग फॉर द लाइफ ऑफ ड्रग, जितने जो भी अपने ड्रग का लाइफ है थ्रू आउट द लाइफ उसकी स्टडी जारी रहती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 4 फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो बेसिकली हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरवेंशनल ट्रायल और सेकंड है ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, दैट इज़ इंटरवेंशनल ट्रायल, ठीक है। द रिसर्चर्स इंटरवेन बाय एडमिनिस्टरिंग अ ड्रग और ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर इट्स इफेक्ट्स। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यू ड्रग्स, सर्जरीज और मेडिकल डिवाइसेस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंटरवेन का हिंदी मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, वहाँ पे इंटरप्ट करते हैं यानी हस्तक्षेप करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द ड्रग एंड देन सीइंग इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो ड्रग या फिर कोई भी नया ट्रीटमेंट, मेडिकल डिवाइस, सर्जरी एक्सेट्रा ये किया जाता है और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे कहते हैं इंटरवेंशनल ट्रायल, यानी यहाँ पे हस्तक्षेप किया जाता है। वेयर एज द सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशनल ट्रायल। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंटरवेंशन, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होता है। These trials are used to understand natural progression of disease or the effectiveness of treatment already in use। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स। मूविंग फर्दर दैट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, दैट इज RCT, ठीक है। तो RCT is considered the golden standard for clinical trials। Participants are randomly assigned to different groups।
टिपिकली ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आरसीटी में यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, ये पेशेंट्स को दो अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप होता है ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है वो है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ग्रुप में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो रिसीव्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग और ट्रीटमेंट जो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट ग्रुप को हम वो ड्रग या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। वेरएज जो कंट्रोल ग्रुप है इट रिसीव्स अ प्लेसबो और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है या फिर प्लेसबो ट्रीटमेंट है वो हम कंट्रोल ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं। और अंत में क्या किया जाता है, द रैंडमाइजेशन प्रोसेस एंश्योर्स अनबाइस्ड रिजल्ट्स एंड अलाउज फॉर कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप। अंत में क्या किया जाता है कि दोनों रिजल्ट्स यानी ट्रीटमेंट ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं RCT। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला स्लाइड हमें बोलता है ब्लाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो ब्लाइंडिंग होता क्या है, तो दो प्रकार की ब्लाइंडिंग है, सिंगल ब्लाइंडिंग और डबल ब्लाइंडिंग। तो सिंगल ब्लाइंडिंग में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी पेशेंट है जिन्हें ड्रग दिया जा रहा है, उन्हें ये पता नहीं होता कि वो जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है यानी जिसके लिए क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उन्हें वो ड्रग दिया जा रहा है या फिर स्टैंडर्ड या फिर प्लेसबो, यानी उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो ट्रीटमेंट ग्रुप में है या फिर कंट्रोल ग्रुप में है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। वेरएज डबल ब्लाइंड मतलब ये होता है नाइदर द पार्टिसिपेंट्स नो नॉर द रिसर्चर्स नो विच ग्रुप द पेशेंट बिलोंगिंग टू ट्रीटमेंट और प्लेसबो, द मिनिमाइज्ड बाइस्ड एंड इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। अब यहाँ पे जैसे कि हम ड्रग देने के लिए डॉक्टर्स को चुने हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो ड्रग देने का काम है वो डॉक्टर उनके ऊपर जब स्टडी कर रहे हैं, तो अगर डॉक्टर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि ना रिसर्चर को पता है, यानी जो डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं ना उन्हें पता है कि वो क्या दे रहे हैं और ना पेशेंट को पता है वो क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड। इनिशियल केस में रिसर्चर को पता था कि वो क्या दे रहे हैं, ठीक है, बट हियर इन सेकेंड केस नाइदर द पार्टिसिपेंट नॉर द रिसर्चर्स नो विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे बिलोंग टू, वो किस ग्रुप में है, वो ट्रीटमेंट ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में है, ये ना डॉक्टर को पता है यानी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ना उन्हें पता है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड। मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इट इज़ अबाउट प्लेसबो कंट्रोल। तो ये प्लेसबो होता क्या है, इट इज़ एन इनएक्टिव सब्सटेंस दैट लुक्स लाइक द ड्रग बीइंग टेस्टेड बट हैज़ नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि ड्रग के जैसे ही एक सब्सटेंस दिया जाता है, हाउएवर उसमें किसी भी प्रकार का थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एक्टिव ड्रग हमारा अब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेसबो, यानी जिसके अंदर कोई ड्रग नहीं है, अल्टीमेटली आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस स्टडी की ज़रूरत क्या है, तो बेसिकली प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल्स हेल्प डिटरमाइन वेदर द इफेक्ट ऑफ ड्रग आर ड्यू टू एक्टिव इंग्रेडिएंट और साइकोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज़ द प्लेसबो इफेक्ट। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा साइकोलॉजी काफ़ी हद तक मैटर करता है। अगर हमें मेंटली लग रहा है कि आई एम फीलिंग वेल, तो अल्टीमेटली वी फील वेल। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि आई हैव टेकन मेडिसिन, मैंने दवा ले लिया है इसलिए मुझे अब ठीक लगेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हम दवा ले लेते तो हमें ठीक लगता है। तो प्लेसबो का यही इफेक्ट होता है कि ये जानना कि वेदर ड्रग के वजह से ठीक लग रहा है या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ठीक लग रहा है। तो ये होता है प्लेसबो कंट्रोल। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्वालिफाई समवन टू पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल ट्रायल सच एज एज, जेंडर और हैव अ स्पेसिफिक डिसीज। नहीं, आप किसी ड्रग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप चाहिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके स्टडी में कौन लोग इंक्लूड होंगे, जो उस एज ग्रुप के रेंज में बिलोंग करते हैं। या फिर आप ऐसे ड्रग का स्टडी कर रहे हैं जिसका इफेक्ट आपको बस लेडीज़ आपका ड्रग सिर्फ लेडीज़ के लिए है, तो अल्टीमेटली यू विल नीड अ फीमेल जेंडर, राइट। या फिर आप ऐसे ड्रग का स्टडी कर रहे हैं जो कैंसर या फिर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए है, तो आप ऐसे पेशेंट्स देखेंगे जिन्हें ऑलरेडी कैंसर या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीज़ है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं
इंक्लूजन क्राइटेरिया, यानी अगर जो भी आपका नीड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पेशेंट मिल रहे हैं तो वो पेशेंट क्वालिफाई करेंगे आपके स्टडी के लिए, अदरवाइज आप उन्हें नहीं इंक्लूड करने वाले हो। द नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो वो क्या होता है? कंडीशंस और फैक्टर्स दैट एक्सक्लूड्स पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग सच एज अदर डिसीज, मेडिकेशंस और हेल्थ रिस्क दैट माइट इंटरफियर विद द ट्रायल्स आउटकम। तो आपको पता चला जो पॉपुलेशन साइज पे आप स्टडी कर रहे हो या फिर जो लोगों पे आप स्टडी कर रहे हो उनको वो डिसीज़ के अलावा कुछ और डिसीज़ भी हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी प्रकार के मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, और दे हैव अ सीवियर हेल्थ रिस्क फॉर समथिंग एल्स। सो अल्टीमेटली वो आप क्या करने वाले हो कि आप उन्हें अपनी स्टडी से एक्सक्लूड करने वाले हो, उनको निकाल देने वाले हो, आप उनके साथ स्टडी नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूशन क्राइटेरिया। आई होप यू आर गेटिंग। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। तो जब भी आप क्लिनिकल ट्रायल स्टडी कर रहे हो और जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उन्हें क्लियर आइडिया देना है कि वो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें आपको प्रॉपर तरह से समझाना है कि क्लिनिकल ट्रायल का रिस्क क्या हो सकता है और फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने जो भी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट किया हुआ है अगर वो सेफ़ रहा, ठीक है, तो अल्टीमेटली उन्हें उसका बेनिफिट होगा, और अगर कहीं वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक प्रायर आइडिया देना है। मूविंग फर्दर, पार्टिसिपेंट्स मस्ट वॉलेंटरली एग्री टू टेक पार्ट इन स्टडी बाय साइनिंग अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कंसेंट फॉर्म पे आपको साइन लेना है, ठीक है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दिस इंश्योर्स एथिकल कंडक्ट एंड प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स राइट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारा एथिकल कंडक्ट और पार्टिसिपेंट्स के जो राइट है उसे भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग देशों में अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करते हैं, जैसे कि FDA दैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US के लिए, देन यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA यूरोप के लिए, एंड ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ DCGI इंडिया के लिए, ठीक है। क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले इनका अप्रूवल, इनकी परमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।